सोचो यार, पहला विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हाल हुआ होगा। हारा हुआ देश, मनोबल टूटा हुआ, लोग गुस्से में थे, नाराज थे, अपने नेताओं पर इल्जाम लगा रहे थे हार का और उन सख्त सजाओं का जो जीतने वालों ने उन पर थोपी थी। इसी उदासी के माहौल में एक नई राजनीतिक ताकत उभरी, नाजीवाद। नाजी पार्टी यानी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ये अति राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती थी और जर्मनी के खोए हुए गौरव को वापस लाने का वादा करती थी। वो लोगों के डर और भेदभाव का फायदा उठाते थे, खासकर यहूदियों के प्रति, जिन्हें वो जर्मनी की सभी परेशानियों का बलि का बकरा बनाते थे। करिश्माई लेकिन खतरनाक अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने जर्मनी को फिर से महान बनाने का वादा किया। हिटलर, जो खुद पहले विश्व युद्ध में लड़ चुके थे, एक शक्तिशाली वक्ता थे जो लोगों को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर देते थे। वो जर्मन लोगों के गुस्से और हताशा को भड़काते थे। वो जटिल समस्याओं का आसान हल बताते थे और यहूदियों, कम्युनिस्टों और दूसरे समूहों को उनकी परेशानियों का जिम्मेदार ठहराते थे। नाजियों का ये संदेश जर्मनी के बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था, खासकर वो लोग जो आर्थिक तंगी और सामाजिक अशांति से जूझ रहे थे। उन्हें हिटलर और उसकी पार्टी में एक उम्मीद की किरण दिख रही थी, अंधेरे से निकलने का रास्ता। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुआ और पहला विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया, लेकिन इसने जर्मनी में नाराजगी और अस्थिरता के बीज भी बो दिए। इस संधि में जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया और उस पर कठोर दंड लगाए गए, जिसमें उसकी जमीनें छीनना, उसे निहत्था करना और भारी भरकम मुआवजे का भुगतान शामिल था। जर्मनी ने अपना बहुत बड़ा इलाका खो दिया, जिसमें एल्सिस लोरेन फ्रांस को और प्रशा का कुछ हिस्सा पोलैंड को देना पड़ा। एक समय में शक्तिशाली रही जर्मन सेना अपनी पुरानी ताकत खो बैठी और जीतने वाले देशों द्वारा मांगे गए भारी भरकम मुआवजे ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। जर्मन लोगों को अपमानित और धोखा हुआ महसूस हुआ। उनका मानना था कि यह संधि अनुचित और दंडात्मक थी, जिसे उनके राष्ट्र को कमजोर और गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अन्याय की यह भावना युद्ध के बाद के वर्षों में और भी गहरी होती गई, जिससे नाजीवाद जैसी चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ें जमाने का मौका मिला। ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी पर एक भारी बोझ था। इससे होने वाली आर्थिक तंगी के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति फैल गई। जर्मन लोग अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और बहुत से लोगों को लगा कि उनकी अपनी सरकार ने उन्हें विफल कर दिया है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने सरकार की एक नई लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई, जिसे वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह नया लोकतंत्र शुरू से ही कमजोर था, जिसे वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ओर से कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ा। वाइमार रिपब्लिक 1920 के दशक में जर्मनी में फैली आर्थिक तंगी, राजनीतिक उग्रवाद और सामाजिक अशांति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह उन लोगों के बीच फंस गया था जो पुरानी सत्तावादी व्यवस्था की वापसी चाहते थे और जो लोग आमूल सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। राजनीतिक हिंसा आम बात हो गई थी। सड़कों पर कम्युनिस्टों और नाजियों जैसे दक्षिणपंथी अर्धसैनिक समूहों के बीच झड़पें होती रहती थीं। ऐसा लग रहा था कि सरकार न तो व्यवस्था बनाए रख पा रही है और न ही प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर पा रही है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास और भी कम होता जा रहा है। बहुत से जर्मन जो देश की समस्याओं को हल करने में वाइमार रिपब्लिक की अक्षमता से निराश थे, ने वैकल्पिक समाधानों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने नाजियों जैसे चरमपंथी समूहों का रुख किया, जिन्होंने आसान जवाब और अपने दुखों के लिए बलि का बकरा दिया। 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी में आई आर्थिक मंदी ने हिटलर के सत्ता में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामंदी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुई थी, का जर्मनी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जो पहले से ही पहले विश्व युद्ध से उभारने के लिए संघर्ष कर रहा था। जर्मन अर्थव्यवस्था, जो विदेशी ऋणों और निवेश पर बहुत अधिक निर्भर थी, ध्वस्त हो गई क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया था। बेरोजगारी बढ़ी, व्यवसाय दिवालिया हो गए और लाखों जर्मन गरीबी में डूब गए। लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई, अपना घर और अपनी आशा खो दी। महामंदी ने मध्यम वर्ग की बचत को मिटा दिया, जिससे आम जर्मनों के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करना लगभग असंभव हो गया। सड़कें भिखारियों और बेरोजगार मजदूरों से भर गई थीं, जो देश की आर्थिक बदहाली की जीती जागती तस्वीर थी। आर्थिक संकट ने भय, अनिश्चितता और निराशा का माहौल पैदा कर दिया।
लोग किसी समाधान के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बेताब थे जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाले। हिटलर और नाजियों ने इस निराशा का फायदा उठाया, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय उत्थान और फिर से महानता की ओर लौटने का वादा किया। सेक्शन 5 हिटलर्स प्रॉमिसेस, ए ग्लिमर ऑफ होप इन डार्क टाइम्स। हिटलर और नाजियों ने जर्मन लोगों को एक आकर्षक संदेश दिया, आशा, राष्ट्रीय एकता और फिर से महानता की ओर लौटने का संदेश। उन्होंने जर्मनी के खोए हुए गौरव को बहाल करने, उसकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और लोकतंत्र और उदारवाद की कथित बुराइयों से मुक्त एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाने का वादा किया। हिटलर के भाषणों को उनके श्रोताओं की भावनाओं को आकर्षित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। उन्होंने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बहाल करने, नौकरियां पैदा करने और देश को उन लोगों से मुक्त करने की बात कही जिन्हें वह इसके पतन के लिए जिम्मेदार मानते थे, यहूदी, कम्युनिस्ट और अन्य अवांछनीय। उसने नफरत की गई ट्रीटी ऑफ वर्साइय को फाड़ने, जर्मनी के खोए हुए क्षेत्रों को बहाल करने और पूर्व में एक विशाल नया साम्राज्य बनाने का वादा किया। उन्होंने जर्मन राष्ट्रवाद को अपील की, उनकी शिकायत की भावना और एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र की उनकी इच्छा का फायदा उठाया। हिटलर का संदेश जर्मन समाज के एक बड़े वर्ग के साथ गूंजता रहा। युद्ध के वो लोग जो खाइयों के भाईचारे और उद्देश्य के लिए तरसते थे, बेरोजगार मजदूर जो नौकरियों के लिए बेताब थे और मध्यम वर्ग के परिवार जो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सेक्शन 6 द मास्टर टैक्टिशियन, हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर एक माहिर प्रचारक और राजनीतिक रणनीतिकार था। वह छवि और तमाशे की शक्ति को समझता था। अपने आसपास व्यक्तित्व का एक पंथ बनाने के लिए सामूहिक रैलियों, मशाल जुलूसों और भावनात्मक बयानबाजी का इस्तेमाल करता था। नाजियों ने अपने संदेश को फैलाने और अपने समर्थन का आधार बनाने के लिए वाइमर रिपब्लिक की स्वतंत्रता का कुशलतापूर्वक फायदा उठाया। उन्होंने प्रेस, रेडियो और फिल्म का इस्तेमाल अपने प्रचार को फैलाने के लिए किया, जिसमें हिटलर को एक करिश्माई नेता के रूप में चित्रित किया गया था जो जर्मनी को बर्बादी से बचा सकता था। उन्होंने विरोधियों को धमकाया, राजनीतिक बैठकों को बाधित किया और अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। ऐसे नाजी पार्टी की अर्धसैनिक शाखा ने राजनीतिक विरोधियों को आतंकित किया और भय और डराने का माहौल बनाया। 1930 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक चालबाजी, धमकी और प्रचार के संयोजन के माध्यम से नाजियों ने लगातार समर्थन हासिल किया। उन्होंने अपने फायदे के लिए आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए वाइमार रिपब्लिक की कमजोरियों का फायदा उठाया। सेक्शन 7 अ वर्ल्ड ऑन द ब्रिंक, फ्रॉम नाजिज्म टू ग्लोबल वॉर। हिटलर के सत्ता में आने के विनाशकारी परिणाम हुए न केवल जर्मनी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उसकी आक्रामक विदेश नीति, जो क्षेत्रीय विस्तार की इच्छा और जर्मन नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास से प्रेरित थी, सीधे दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी। 1935 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसने जल्दी से अपनी शक्ति को मजबूत किया, वाइमार रिपब्लिक को खत्म कर दिया और एक अधिनायकवादी राज्य स्थापित किया। उसने अन्य राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रेस को चुप करा दिया और अपने विरोधियों को कैद कर लिया या उनकी हत्या कर दी। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइज का उल्लंघन करते हुए जर्मनी की सेना का पुनर्निर्माण किया और क्षेत्रीय विस्तार के अभियान पर निकल पड़ा। उसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और अगले वर्ष चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया। इन भूमियों को एक बड़े जर्मन राइश के हिस्से के रूप में दावा किया। हिटलर की हरकतों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को चिंतित कर दिया, लेकिन शुरुआत में वे सीधे उसका सामना करने से हिचकी रहे। कई लोगों को उम्मीद थी कि तुष्टीकरण, युद्ध से बचने की उम्मीद में हिटलर को रियायतें देने की नीति उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी। हालांकि विजय के लिए हिटलर की भूख अतृप्त साबित हुई। 8 सितंबर 1931 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया और दुनिया को एक और विनाशकारी विश्व युद्ध में धकेल दिया। सेक्शन 8 नेवर फॉरगेट लेसन्स फ्रॉम अ डार्क चैप्टर। नाजीवाद का उदय और प्रलय की भयावहता अनियंत्रित घृणा, असहिष्णुता और लोकतंत्र की नाजुकता के खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा न हो कि हम अतीत की गलतियों को दोहराएं। प्रलय नाजी शासन द्वारा 60 लाख यहूदियों की व्यवस्थित हत्या अद्वितीय बर्बरता का अपराध था। यह मानव क्रूरता की गहराई और अनियंत्रित पूर्वाग्रह और घृणा के विनाशकारी परिणामों के प्रमाण के रूप में है।
यह याद रखना जरूरी है कि प्रलय कोई अलग थलग घटना नहीं थी। ये सदियों से चले आ रहे यहूदी विरोधीवाद और असहिष्णुता की परिणति थी, जो प्रचार, भय और दूसरों के बारे में सबसे बुरा मानने की इच्छा से प्रेरित थी। हमें घृणा और भेदभाव के सभी रूपों का सामना करने में सतर्क रहना चाहिए, चाहे वह धर्म, जाति, जातीयता, यौन अभिविन्यास या किसी अन्य भेद पर आधारित हो। हमें सहिष्णुता, मानव गरिमा के सम्मान और कानून के शासन के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। शिक्षा ही कुंजी है। प्रलय और उन घटनाओं के बारे में जानकर हम पूर्वाग्रह और भेदभाव के खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम असहिष्णुता और अतिवाद के खतरे के संकेतों को पहचानना सीख सकते हैं और उनका मुकाबला करने के लिए काम कर सकते हैं। प्रलय के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 70 साल पहले थे। हमें मानव इतिहास के इस काले अध्याय को कभी नहीं भूलना चाहिए और ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां इस तरह के अत्याचार फिर कभी न दोहराए जाएं।